नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से डायग्राम की सहायता से समझेंगे और लास्ट में टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप कहते किसे हैं। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन। अगर आप भूकंप को दो शब्दों में तोड़ेंगे तो भू यानी कि भूमि और कंप यानी कि कंपन। तो आम भाषा में भूमि का कंपन ही भूकंप कहलाता है, जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल होता है। तो पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। तो भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल हो रही है, ये किसके कारण होती है? तो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। और भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण ही पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इसी परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। तो इसे आगे हम डायग्राम से समझेंगे। ये मैंने अभी आपको इसका मतलब समझाया है कि भूकंप कहते किसे हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। हिंदी में भी सिस्मोलॉजी ही कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम भूकंप के कुछ प्रमुख कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी का विस्फोट। तो ज्वालामुखी का विस्फोट भी भूकंप आने का एक कारण है। मैंने ज्वालामुखी वाली वीडियो में आपको बताया था। तो ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहां की भूमि पर हलचल या कंपन उत्पन्न होता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसमें से लावा बाहर निकलता है, तो जो उसके अगल बगल के यानी कि आसपास के क्षेत्र होते हैं वहां पर कंपन या हलचल महसूस होती है, जिसे भूकंप कहा जाता है। तो ज्वालामुखी का विस्फोट भी भूकंप का एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण देखते हैं, तो पृथ्वी का सिकुड़ना। तो कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से इसकी विभिन्न परतों में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। इससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है। तो आंतरिक भाग में कंपन होता है, जिससे जो ऊपरी धरातल है वो हिलने लगता है और भूमि कई खंडों में विभाजित होने लगती है। और भूमि का कई खंडों में विभाजित होना ही भूकंप कहलाता है। तो कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी का सिकुड़ना भी भूकंप होने का एक प्रमुख कारण है। तो अगला प्रमुख कारण है जलीय भार। ये कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, ये मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये भूकंप आता है। जलीय भार। तो नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। आपको पता है, मैंने बांध वाली वीडियो में आपको बताया था कि बांध के पीछे बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। तो नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है और जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण जो जल है ये चट्टानों पर, जो उसके बगल में चट्टानें हैं, चट्टानों पर अपना प्रभाव डालने लगता है,
जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाने के कारण उनकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन होने लगता है, उनमें हलचल होने लगती है और इन्हीं परिवर्तनों से भूमि में हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये मानवीय हस्तक्षेप के कारण भी भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं। हर कारण प्राकृतिक नहीं है, कुछ मानवों के द्वारा भी हस्तक्षेप के कारण भूकंप आते हैं। अगला कारण है प्लेट टेक्टोनिक कारण। ये बहुत ही प्रमुख कारण है। तो पृथ्वी के पटल को प्लेटों का बना हुआ माना गया है, आपको पता ही है। तो ये जो प्लेटें हैं ये सरकती रहती हैं और कभी कभी ये जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं। तो इन प्लेटों के टकराने के कारण भी हलचल पैदा होती है और इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो मैंने आपको बताए। तो अब हम डायग्राम की सहायता से भूकंप के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो जो ये पॉइंट है ऊपर की ओर धरातल पर, इसे कहते हैं अधिकेंद्र, इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। और जो पृथ्वी के अंदर की ओर जो ये पॉइंट है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं फोकस। तो जिस पॉइंट से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र कहते हैं और जिस पॉइंट पर इन भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। तो इसी पॉइंट से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ये जान लीजिए। तो यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहां से भूकंपीय तरंगे मुक्त होती हैं। तो इसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि जिस पॉइंट से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है और इंग्लिश में फोकस कहा जाता है। तो ये पॉइंट से भूकंप की उत्पत्ति होती है और ठीक 90 डिग्री एकदम सीधा इसके सामने जहां सबसे पहले भूकंप का झटका महसूस होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं और जहां सबसे पहले इसका झटका महसूस होता है धरातल पर उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये 90 डिग्री एकदम सामने होता है भूकंप केंद्र के। तो अधिकेंद्र किसे कहा जाता है? यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहां भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं और वह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप के कारण सर्वाधिक विनाश भी इसी क्षेत्र में होता है। तो जो भूकंप का अधिक केंद्र होता है यहीं पर सबसे ज्यादा विनाश होता है, क्योंकि यहां पर जो भूकंप की तीव्रता होती है सबसे अधिक होती है। जितना जितना इससे दूर जाएंगे वहां पर उतना ही विनाश कम होगा। पर जो अधिक केंद्र होता है जहां पर भूकंप का झटका सबसे पहले महसूस होता है वहां पर सबसे ज्यादा विनाश होता है, याद रखिएगा। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि भूकंप आने के दौरान कई तरह की तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं और मैंने इन तीनों को एक साथ कवर किया है और डिफरेंस के साथ कवर किया है ताकि आपको इजीली समझ आए। तो 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहली है पी तरंगें, दूसरी है एस तरंगें और तीसरी है एल तरंगें। तो पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी वेव, और एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी वेव। इसीलिए इसे एस तरंग कहा जाता है और प्राइमरी वेव को पी तरंगे कहते हैं। और तीसरी तरंगे हैं एल तरंगे। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी, इसीलिए इसे लव वेव्स कहते हैं। तो लव वेव्स को ही एल तरंगे कहा जाता है। लव की शॉर्ट फॉर्म है एल। तो प्राइमरी तरंगों को पी तरंगे, सेकेंडरी तरंगों को एस तरंगे और लव वेव्स को एल तरंगे कहा जाता है, क्योंकि एल तरंगों की खोज एच.डी. लव नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो उसके बाद देखते हैं जो ये पी तरंगे होती हैं, इन तरंगों की औसत गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये एवरेज में है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और पी तरंगे ही सबसे तेज होती हैं और सबसे पहले
अधिकेंद्र पर भी यानी कि एपिसेंटर पर भी यही तरंगे पहुंचती हैं। तो एपिसेंटर पॉइंट मैंने आपको बताया था ना कि जहां पर सबसे पहले भूकंप का झटका महसूस होता है, तो सबसे पहले पी तरंगे एपिसेंटर पॉइंट पर पहुंचती हैं क्योंकि इनकी गति सबसे तेज होती है। दूसरे नंबर पे हैं एस तरंगे। तो इन तरंगों की औसत गति लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ये एवरेज में है। और जो एल तरंगे हैं, इन तरंगों की औसत गति लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ये तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। याद रखिएगा, एल तरंगे सबसे आखिर में पहुंचती हैं, पर सबसे ज्यादा विनाशकारी एल तरंगे ही होती हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है जान माल का इन एल तरंगों के कारण ही होता है, इसीलिए इन्हें विनाशकारी तरंगे कहते हैं। किसे? एल तरंगों को। ये सबसे धीमी होती हैं पर सबसे ज्यादा घातक भी यही होती हैं। तो उसके बाद देखते हैं जो पी तरंगे होती हैं, ये तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर पी तरंगे गुजर सकती हैं। और जो एस तरंगे हैं, ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, केवल ठोस, द्रव से होकर नहीं गुजर सकती एस तरंगे। और जो एल तरंगे होती हैं, ये धरातलीय तरंगे होती हैं, क्योंकि जो हम धरातल पर तेज झटका महसूस करते हैं इन एल तरंगों के कारण ही करते हैं, और ये एल तरंगे ही सबसे ज्यादा विनाश करती हैं। तो सबसे कम क्षति पी तरंगे करती हैं और औसत क्षति एस तरंगे करती हैं, और जो एल तरंगे होती हैं ये अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे ज्यादा विनाश एल तरंगों के कारण ही होता है। और जो पी तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपने साइंस में पढ़ा होगा अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो जैसे कि जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आपने साइंस में इसके बारे में पढ़ा है ना। तो जो पी तरंगे होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और जो एस तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और एल तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। केवल जो पी तरंग है जो सबसे तेज पहुंचती है यही अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं पॉइंट टू पॉइंट इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित रहते हैं। तो पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मैं आपको मैप की सहायता से समझाता हूं। तो सबसे पहले है प्रशांत महासागरीय पेटी, जो आप देख रहे हैं। तो यहीं पर पूरे विश्व का लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है, प्रशांत महासागरीय पेटी में। इंग्लिश में कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट। और पूरे विश्व का 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है और इसे रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्नि वलय भी कहते हैं। और इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, न्यूजीलैंड, जापान, ये सारे देश इसी क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखेगा सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आता है? प्रशांत महासागरीय पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट में आता है। दूसरे नंबर पर आते हैं तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, पूरे विश्व का लगभग 21% भूकंप इस क्षेत्र में आता है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत भी इसी भूकंपीय क्षेत्र में आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और तीसरा ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये है मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट, जो कि अटलांटिक महासागर में है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूकंप इसी क्षेत्र में आता है, लगभग 16% भूकंप। तो मैंने आपको प्रतिशत के हिसाब से बता दिया। सबसे ज्यादा प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरे नंबर पर मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरे नंबर पर मध्य अटलांटिक पेटी में। और साथ ही में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता
किस यंत्र से मापी जाती है? तो भूकंपीय यंत्रों की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ये एक मशीन है और इसके 3 स्केल हैं, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रोसीफेरल स्केल। तो जिस प्रकार जब आपको बुखार होता है तो बुखार किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर से। इसी प्रकार जो भूकंपीय तरंगे हैं इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पर जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको बताता है ना कि कितना बुखार है, 101 डिग्री या 102 डिग्री। इसी प्रकार इसके स्केल हैं। तो जो बुखार मापा जाता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। इसी प्रकार भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पर भूकंप आया कितना ये स्केल के द्वारा बताया जाता है। तो ये 3 स्केल हैं, एक है रिक्टर स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल और तीसरा है रोसीफेरल स्केल। पर ज्यादातर जो मान्य स्केल है ये रिक्टर स्केल है। आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि कितने रिक्टर का भूचाल आया। तो ज्यादातर जो वैज्ञानिकों द्वारा मान्य स्केल है यह है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोगी है और यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक है और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। तो इसका मतलब क्या है? तो मान लीजिए कहीं पर 2 रिक्टर का भूकंप आया और कहीं पर 3 रिक्टर का भूकंप आया। इकाई तो एक आगे बढ़ी पर जो 3 रिक्टर का भूकंप है ये 2 रिक्टर के भूकंप के मुकाबले में 10 गुना अधिक तीव्र है। तो यही इसमें कहा गया है कि जो इसकी अगली इकाई है पिछली इकाई से 10 गुना अधिक तीव्र है। भले ही एक अंक ज्यादा है पर जो इसकी तीव्रता है वो 10 गुना अधिक है। तो यह है रिक्टर स्केल। दूसरा है मर्केली स्केल। तो इसे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया, पर याद रखिएगा यह भी भूकंप की तीव्रता मापने का एक स्केल है। और तीसरा है रोसीफेरल स्केल। ये एग्जाम में पूछा गया था कि रोसीफेरल स्केल क्या है। तो ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने का एक स्केल है, पैमाना है रोसीफेरल स्केल। रोसीफेरल स्केल में जो मापन है 1 से लेकर 11 तक है। जिस प्रकार रिक्टर स्केल में कितना था 1 से 9 तक, तो रोसीफेरल स्केल में है 1 से लेकर 11 तक। तो हमारा थ्योरी सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। तो धरातलीय तरंगे किन्हें कहते हैं? तो एल तरंगों को धरातलीय तरंगे कहते हैं और यही सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है? तो उसे कहते हैं अधिक केंद्र, इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो विश्व का सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो एसएससी में पूछा गया था। तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप केंद्र यानी कि फोकस वह स्थान होता है जहां, तो इसका सही जवाब होगा जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूकंप तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? तो सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी तरंगें होती हैं? तो एल तरंगे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन बी, ये भी एसएससी में पूछा गया था। तो सिस्मोग्राफी भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का
सबसे प्रमुख स्रोत है? तो भूकंप विज्ञान ही सबसे प्रमुख स्रोत है। ये मैंने पहले की वीडियो में आपको पढ़ाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि जो भूकंप है ये पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए सबसे प्रमुख स्रोत होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेडॉन गैस की मात्रा भूकंप आने से पहले बढ़ जाती है वायुमंडल में। आज का आखिरी प्रश्न है कि अधिक केंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबोधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जहां पर भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पर पहला झटका अनुभव किया जाता है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।